बेटा आफ्टर एंडिंग विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया चैप्टर लेने आ रहे हैं। कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चैप्टर इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, रिगार्डिंग योर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, रिगार्डिंग योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर को बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ के रखेंगे, है ना। लेवल अपना वही रहेगा, कोशिश करूँगा जेई तक पहुँचे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग भी तरीके से चलते रहना और जो काम डेली का मिले वो डेली करते रहना विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हम लोग किससे? करंट नाम की चीज़ या करंट नाम की चिड़िया से इंट्रोडक्शन का। करंट क्या है? झटका जो हमें लगता है। करंट क्या है? छूते वैसा बिजली का ताजा झटका लगता है, हमें कहते हैं करंट लग गया। तो करंट क्यों लग गया? क्योंकि बेटा वहाँ पर एक ऐसा फंडा हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं से चार्ज दौड़ गया। क्या दौड़ गया? चार्ज दौड़ गया। कुछ समय में दौड़ा, कुछ समय में दौड़ा। तो आप लोग कह सकते हो व्हाट इज करंट? तो करंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी रुक जा बेटा, चार्ज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ही है वैसे तो। फंडामेंटल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, वो इलेक्ट्रॉन ही आएगा। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपका क्या है? करंट। अब मैंने आपको बताया था कहीं पे वर्ड आ जाता है रेट, तो इस बात का मतलब है आपने उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर दिया है। यानी कि आप लिख सकते हो करंट I इज इक्वल्स टू Q बाई T। चैप्टर 1 में पढ़ाया था मैंने आपको Q किसके इक्वल होता है? NE के इक्वल होता है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा NE बाई T। तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो आराम से अलग अलग फॉर्मूलों से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि एक करंट ऐसे आ रहा है, एक करंट ऐसे जा रहा है और फिर ये यहाँ पे है, जहां पर ध्यान सुनना बेटा, दो से ज्यादा वायर आके मिल रही हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो ये जो हमारे पास ये पॉइंट क्या है? हमारे पास ये एक जंक्शन है। अब यहाँ से मान के चलो 2 एम्पीयर करंट आ रहा था, यहाँ से 3 एम्पीयर करंट आ रहा था, तो यहाँ पे कितने का जाएगा? 5 एम्पीयर। लेकिन अगर मैं ध्यान से दोबारा से वापस जाऊं अपनी एक बात पर, तो दोबारा देखते हैं, यहाँ से 2 एम्पीयर करंट इस तरफ जा रहा था, यहाँ से 3 एम्पीयर करंट इस तरफ जा रहा था, यहाँ से 5 एम्पीयर करंट इस तरफ जा रहा था। तो बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ ये करंट की वैल्यू और ये उसका डायरेक्शन। और अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास डायरेक्शन के साथ वो वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। ये बात तो हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ तो क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन करंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन भी तो जा रहा है। नॉर्मल अगर यहाँ पर 2 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 3 का स्क्वायर होता तब तो मैं बात मान लेता आपकी कि यहाँ वेक्टर एडिशन लग रहा है इसको, लेकिन अभी तो नॉर्मल एडिशन लग रहा है। तो यानी कि क्योंकि नॉर्मल वेक्टर एडिशन नॉर्मल स्केलर एडिशन यहाँ पे लग जाता है, इसीलिए करंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैसी क्वांटिटी है बेटा? हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन होने के बावजूद भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और अगर स्पेसिफिक पूछोगे तो बड़ी क्लास जैसे आपको टेंशन पढ़ाया था, टेंशन टेंसर क्वांटिटी थी, है ना। ऐसे ही हमारे पास करंट भी टेंसर क्वांटिटी है, बट आप लोगों के लेवल पे आप इसे क्या लिखेंगे? स्केलर। बोर्ड में आप क्या लिख के आएंगे? स्केलर। हाँ, अगर ऑप्शन में ABCD में टेंसर दे रखा है तो यू विल मार्क टेंसर। ठीक है, तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी, डिपेंड्स कि कौन सा ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो टेंसर। ठीक है, वेल अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मेरे पास जो करंट है, ध्यान सुनना, ये एक्चुअल में फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एक्चुअल में ऐसे आए। देखा जाए तो अगर कोई एक बॉडी है, लेट्स से ये कंडक्टर है और इसमें से करंट हमारे पास ऐसे पास होता है, करंट ऐसे पास होता है, और जब करंट पास होता है वो इस तरीके से होता है कि जो हमारा एरिया होता है उसके परपेंडिकुलरली हमारा करंट पास। द करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ एरिया। तो करंट की डायरेक्शन अगर किसी क्रॉस सरफेस एरिया के हिसाब से पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी? वो परपेंडिकुलर भैया किसके हिसाब से? एरिया के। हालांकि ये बात आई मैं थोड़ी देर आगे करूंगा, थोड़ी देर जब आऊंगा करंट डेंसिटी पे
तब मैं करूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ ना, क्योंकि करंट पढ़ना है तो ये कैसे क्या है सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, वेल करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू Q बाई डी एन अपॉन टी। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों को करंट भी दो तरीके के बताया, एक आता है एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होती है कि हमारे पास टोटल चार्ज जो भी रहा होगा अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, यानी कि एवरेज करंट मेरे पास डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T रहता है। इसका मतलब आप लिखोगे Q2 माइनस Q1 बाय T2 माइनस T1। ये वैल्यू आपके पास किसकी आएगी बेटा? एवरेज करंट की आएगी। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। तो देखो, जो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज और इंस्टेंटेनियस डिफरेंस, वही डिफरेंस यहाँ पर भी सेम है बेटा। एवरेज वैल्यू मतलब डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो आपका करंट आएगा वो आपके पास क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट। और ये जो हमारे पास आएगा dq बाई dt होगा। ये क्या आएगा हमारे पास? dq बाई dt। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है तो बता दो बेटा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, मैंने आप लोगों को 11th क्लास में एक चीज कराई थी, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू v, याद आ रहा है? और हमें ये भी पता था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट देता था। तो कुल मिला के dx इज इक्वल्स टू v डॉट dt। अगर ऐसी कोई टर्म आती है तो इसका और इसका यानी कि v और t का ग्राफ हमें एरिया डिस्टेंस दे रहा था। अच्छा, यहाँ पर आ जाता हूँ, ये मेरे पास क्या है? करंट। देखो, करंट इज इक्वल्स टू dq बाई dt लिखा जा सकता है बेटा। और अगर मैं उसी फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास dq इज इक्वल्स टू I डॉट dt आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास I वर्सेस t ग्राफ का जो एरिया है वो मेरे को क्या देगा बेटा? चार्ज देगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सारी चीजें क्लियर है बेटा? एरिया अंडर IT ग्राफ विल गिव द चार्ज। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, कि फाइंड द एवरेज करंट इन टाइम 1 to 4 seconds provided the charge varies with time as q is equals to 3t square minus 2t plus 4। अब आपसे मैंने बोला कि आपको ऐसे केस में एवरेज करंट निकालना है। ठीक है, और मैंने आपको 1 to 4 सेकेंड दिया। अब आप इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते यार, दो टाइम का मतलब इंटीग्रेशन तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैंने चार्ज दे रखा है। अगर करंट देता है इसको और आपसे चार्ज पूछता तब आप इंटीग्रेट करते, लेकिन अब तो इंटीग्रेट नहीं करोगे आप, क्योंकि जो I है वो हमारे पास dq बाई dt है। q को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो करंट आ जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एवरेज करंट, तो आप एवरेज करंट कैसे निकालोगे बेटा? एवरेज करंट कैसे निकालोगे? तो एवरेज करंट में यहाँ पर देखो Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1 है ना। तो बेटा हमारे पास इस वैल्यू में एक बार वैल्यू रखी जाएगी 4 सेकंड की, फिर माइनस करेंगे इस वाली वैल्यू से। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस करंट बोलेगा तो एक ही वैल्यू देगा वो। एवरेज करंट देगा तो आपको दो अलग अलग वैल्यू निकाल के सॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर करते हैं I एवरेज इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन नहीं करना, इसी में वैल्यू डालनी है। तो q अपॉन t करूंगा ना मैं, तो डिफरेंशिएशन नहीं करना। लेकिन अभी बाद में मैं लेकिन किया, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू पहले 4 का स्क्वायर यानी कि 16 3 जा 48, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 12th क्लास में हूं। 48 माइनस 2 इंटू 4 8 प्लस 4। बेटा इसे जीरो मत लेना, कांस्टेंट समझ के। ठीक है, ये वैल्यू पूरी आएगी। तो ये हो गया Q2 माइनस
Q1 वैल्यू डाल देना। Q1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2 प्लस 4 अपॉन में T2 माइनस T1 4 माइनस 1 4 माइनस 1। तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आएगी 40 माइनस 40 44 बस 3 माइनस का है 3 प्लस का है 3 प्लस का है 3 और 4 7 5 प्लस का माइनस का 5 आ जाएगा माइनस 5 अपॉन में 3। तो कितना है 13 आता है 44 माइनस 5 39 बाय 3 इज इक्वल्स टू 13 एम्पियर। ये आपके पास एवरेज करंट आ गया बेटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अगर ये चीज बोलता फाइंड द एवरेज करंट इन 4 सेकंड इन फाइंड द करंट इन 4 सेकंड प्रोवाइडेड चार्ज वैल्यू इज दिस, तब हम लोग क्या करते I इज इक्वल्स टू dq बाय dt, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गया ना बेटा। 4 सेकंड का मतलब क्या है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हमें कोई करंट की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसा करंट होगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या आ जाएगी 60 माइनस 2, तो 6 4 जा 24 माइनस 2 22 एम्पियर। तो देखो इंस्टेंटेनियस करंट हमारे पास ऐसे आ गया। ये सारी वैल्यू क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिख रहा है ना, कहीं पता पड़े उसमें दिख ही नहीं रहा हो, दिख रहा है। ओके वेल आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है आपको कि आपके पास जो आपका करंट है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ 2t 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। और आपको निकालना है Q कितना होगा, चार्ज कितना होगा इन टाइम 0 to 1 सेकेंड ले लेते हैं, आसान कर देते हैं आपके लिए 0 से 1 सेकेंड। तो इस बार जो है I को टाइम वेरिंग लिखा गया है, यानी कि इस बार जो हमारा करंट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और पूछा क्या है चार्ज, ठीक है। हमें तो अपना फॉर्मूला पता है I इज इक्वल्स टू dq बाई dt, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि हमारे पास जो dq है इसकी वैल्यू आएगी I डॉट dt। क्या इस बात का मतलब मैं इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाला जा सकता है। यानी कि जब मेरे को करंट दे रखा है और चार्ज पूछा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आइए इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देते हैं। dq का मतलब मेरे को निकालना है और इसका इंटीग्रेशन मतलब q हो जाएगा इज इक्वल्स टू I की वैल्यू डाल दो बेटा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 और डॉट dt के साथ हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0 से लेकर 1 तक। dq का इंटीग्रेशन बेटा q हो जाएगा इज इक्वल टू 3t क्यूब बाय 3, यानी कि t क्यूब बचेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ t क्यूब 2t स्क्वायर बाय 2, यानी कि t स्क्वायर बचेगा प्लस t स्क्वायर प्लस 4t 4 डॉट dt का इंटीग्रेशन 4t प्लस 4t, और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है 0 से 1 तक। तो बेसिकली 0 वाली वैल्यू तो यहाँ पे 1 बार एक बार 0, इंटीग्रेशन तो ना सिखाऊं ना, इंटीग्रेशन तो आती है ना वैल्यू पुट करनी, बस ठीक है। तो t क्यूब का मतलब 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6 कूलम। तो चार्ज की SI यूनिट क्या होती है हमारे पास कूलम। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपके पास जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, चार्ज फ्रॉम करंट इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। करंट की जो SI यूनिट है वो हमारे पास बेटा एम्पियर है, और 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होगा तो वो जो हमारे पास करंट होगा उसको हम लोग 1 एम्पियर बोलेंगे। ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, अगर इधर 1 करना है तो इधर 1 कर दो। तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज पर यूनिट टाइम देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक चीजें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूँ इसे हटा दो बेटा, कि आप लोगों को करंट निकालना है और आपको कोई सर्कुलर पाथ दे रखा है। कैसा पाथ दे रखा है बेटा, इस बार सर्कुलर पाथ दे रखा है। अब सर्कुलर पाथ पे जो चीजें दे रखी होती हैं उससे हम करंट कैसे निकालेंगे, या फिर कोई 2-3 चीजें और प्रोवाइड कर देगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से खेल खेलना सिखा देगा आपको, तो वो सारे खेल भी हम लोग जो है आज सीखेंगे, ठीक है। देखो पहली बात तो ध्यान रखना, किसी भी सर्कुलर पाथ के लिए, किसके लिए बेटा, सर्कुलर पाथ के लिए, एक्चुअल में सर्कुलर पाथ के लिए जो करंट आता है वो हमारे पास q टाइम्स फ्रीक्वेंसी हो जाता है। मैंने इसमें कुछ नया नहीं करा है बच्चा, मैंने इसमें कुछ नया नहीं करा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो
करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ये तो हमने पढ़ रखा है। और चार्ज पर यूनिट टाइम अगर आपको करंट दे रखा है बेटा, तो 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। बेसिकली इसी टी को इन्होंने यहाँ पर ऐसे QF कर रखा है और कोई अंतर नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कोई कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा था और वो 10 चक्कर लगाया था पर मिनट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 10/16 है ना। तो उसका फ्रीक्वेंसी निकाल के जो इलेक्ट्रॉन था उसका चार्ज आपको पता ही है, तो Q × F कर देंगे, आपके पास उसका करंट आ जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर वो ऐसे नहीं देता तो वो ऐसे भी कह देता कि, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड द करंट। ऐसे में आपको करंट बताना है। तो बेटा ऐसे में भी आपको कोई बड़ी बात नहीं करनी। ऐसे में आपको क्या देखना है कि इसने सर्कुलर पाथ दे दिया और जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो शायद कुछ इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, राइट। और इस दौरान करंट दे रखा है, ठीक है। मुझे इस बार फ्रीक्वेंसी नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है I = Q/T है। और यहाँ पर Q की जगह पर मेरे पास क्या है? मेरा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपको पता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, राइट। यहाँ तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे को T नहीं पता, लेकिन आप लोगों को बाकी सब चीज तो पता है। तो टाइम इज इक्वल टू, सर्कुलर पाथ में चलता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2πr/b। तो टाइम जो आपके पास आ जाएगा 2 × 22/7 × रेडियस 7 बाय वेलोसिटी 5 दे रखी थी, 5 7 से 7 गया 44/5, ये आपके पास टाइम आ। चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁹ बाय 44 × 5, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा। इसे सॉल्व कर देना, आपके पास आपका करंट आ जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो सर्कुलर पाथ पे अगर आपको करंट निकालने को बोलेगा तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है हम लोगों ने, उसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट Q/T ही लगेगा बस। टाइम पीरियड को वो या तो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में अगर देता है तो डायरेक्ट आंसर रख दो, अगर वो कहता है इतने रिवॉल्यूशन लगा रहा है इतने मिनट में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दो भाई, नंबर ऑफ राउंड्स पर यूनिट टाइम, ये तो फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर ये भी नहीं दे रखा तो भैया कहीं ना कहीं से टाइम निकालने का जुगाड़ होगा, उसको 1/t करके रख देना, वही फ्रीक्वेंसी है। तो कैसे भी मेथड से आप निकाल लो, मेरे हिसाब से तो आप इन चक्करों में फंसोगे नहीं। यहाँ तक तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर 1-2 चीजें और बताता हूँ। एक्चुअल में पहले जमाने में जो करंट की डायरेक्शन थी और अब के जमाने में जो करंट की डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले जमाने में जो करंट की डायरेक्शन हुआ करती थी वो बिल्कुल वही डायरेक्शन हुआ करती थी जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन की हुआ करती थी, लेकिन बाद में अब ये जरूरी नहीं है, आप कोई सी भी ले सकते, बस अब बाय कन्वेंशन हम लोगों ने मान लिया। कन्वेंशन चीज चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है, अब उसे अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे सारे आंसर नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर हो जाएगा, इसलिए हम लोग ही मान के चलते हैं। तो बाय कन्वेंशन जब ये चला आ रहा है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कह दिया कि भाई इसको ऐसे कर लो, तो ठीक है मान लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया आपकी जो करंट की डायरेक्शन होगी ये क्या होगी, तो याद रखना ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका जो प्रोटॉन है वो आपके पास क्या जाएगा, और सर जो आपका करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में। यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड करंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा। अब मैं अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक वैक्यूम चैम्बर बना रहे थे ना, हाइड्रोजन का वैक्यूम चैम्बर बनाए थे लेट्स से, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैल्यू लेट्स से 1 × 10⁸ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं ये हैं 1.7 × 10⁸ कर लो, चलो ठीक है। आपको बताना है कि एक सेकंड में जो करंट जाएगा वो कितना होगा, अगर इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ट्रेवलिंग
इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बोला इसने कि भैया ऐसी कहानी है कि एक वैक्यूम चैम्बर आपने बना दिया, उस वैक्यूम चैम्बर में एक तरफ आपके इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं और एक तरफ आपके प्रोटॉन दौड़ रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं उनकी संख्या इतनी है, जो प्रोटॉन दौड़ रहे हैं उनकी संख्या इतनी है। तो आप बताइए 1 सेकंड में करंट कितना होगा, प्रोवाइडेड है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो कैसी डायरेक्शन में, दोनों उल्टी डायरेक्शन में। कोई आइडिया है इसको कैसे करोगे? हाँ, सब कुछ से मान स्पीड से। कोई आइडिया? 1 सेकंड नहीं लगता, इसी का तो क्वेश्चन ही है। दोनों प्लस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे दोनों प्लस? एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्रोटॉन से मतलब नहीं है, ये बात भी सही कह रहा है बच्चा। और कुछ भी कह दो भैया। हाँ भाई, कुछ है मन में? व्यथा, दुविधा? प्लस होंगे तो क्यों होंगे, माइनस होंगे तो क्यों होंगे, ये बताओ ना फिर। हैं तुक्के थोड़ी मारना है बेटा, बता, कुछ भी बता दे। कैसी है? ठीक है, चलो इतना तो भगवान का शुक्र है। खैर सुन लो बेटा, मेरी बात है। एक्चुअल में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैं तो बोल ही रहा था। नहीं बेटा, जो तू बोल रहा था तो बिल्कुल ही गलत है, जो मैं बोलूंगा वो बिल्कुल सही होगी। अरे तो होना ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा। एक्चुअल सुनो मेरी बात ध्यान से। इसने कहा एक सुन लो ध्यान से, पहले लिखना बाद में। एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखना जरा, लेट्स से इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा था और प्रोटॉन इधर चल रहा था। अभी तुमने समझाया, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन, करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट इस तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन का करंट, और प्रोटॉन का करंट भी इस तरफ ही जा रहा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन करंट इक्वल हो जाए, करंट इक्वल हो जाए ना हो जाए मुझे नहीं मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि दोनों का जो करंट का डायरेक्शन है बिल्कुल सेम। तो इसका मतलब मैं अगर I = Q/T निकालता हूँ, तो अभी तो मेरे पास चार्ज है नहीं, ठीक है, गोली मारो। तो तुम्हें मैंने एक फॉर्मूला भी तो लिखवाया था, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय T इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इसमें जो n आएगा ये क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ध्यान सुनना, जो इसमें n आता है ना, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू में इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि ये इस समय सपोर्ट कर रहा है ना यार। अगर ये सेम डायरेक्शन ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के नंबर को माइनस करता है प्रोटॉन के नंबर में से, जो भी वैल्यू, फिर मेरे पास आंसर आता और 1 सेकंड दे रखा है। तो ये आपके पास इस बार आपका आंसर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या समझाना चाह रहा हूँ? कॉन्सेप्ट समझाना ये चाह रहा हूँ मैं कि अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन तो सेम हो जाएगी ना बॉस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन करंट के मोशन के अपोजिट, और जिधर प्रोटॉन जा रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं, प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, जिस तरफ प्रोटॉन उस तरफ करंट, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट होता है, ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है? हाँ, तब ऐड इसलिए करें ना, करंट आप ये मत देखो कि ऑपोजिट में ऐड कर रहे हैं, रटना नहीं है हमें। आप कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन, देखो इधर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, प्रोटॉन भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जो करंट आएगा वो तो इस तरफ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा करंट इस तरफ और प्रोटॉन आएगा करंट इस तरफ। अब देखो करंट दो ऑपोजिट हो गए, अब ये सब्ट्रैक्ट होंगे वैल्यू, अब ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, समझ में आया? दोनों सेम डायरेक्शन, तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट क्यों हो रही है, ये चीज आपको देखनी है, रटना क्या है इसमें। क्लियर? आगे चल सकते हैं, आगे आ जाते हैं बचपन की कुछ बातों पर। कौन सी? क्लास 10 की एक साइंटिस्ट थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिन्होंने आपको याद दिलाया था क्या, मैक्सवेल। मैक्सवेल कहाँ से आ गया इसमें, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है भाई ये तो। करंट में तो एक ही साइंटिस्ट पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, ओम साहब, ओम्स लॉ, ओम लॉ, है ना। तो बेटा ओम्स लॉ क्या कहता है, पहले इस बात को समझते हैं, कहाँ पर बच्चे गलतियां करते हैं उस बात को समझते हैं, और उसके बाद कहाँ पर आपको गलती करने से बचना है इस बात को भी समझते हैं। ठीक है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमसे कहता है द करंट flowing through the circuit, the current flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference across the ends of wire। किस क्या across the ends of circuit, circuit दिया है सर्किट, अब यहाँ पे वायर लिखूंगा, यहाँ पे वायर लिखूंगा, ठीक है, एक ही बात। कहने का मतलब क्या है,
कहने का मतलब ये है कि जितना करंट होगा उतना पोटेंशियल होगा। ये वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास है ना। अब एक्चुअल में क्या है, द करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सही डेफिनेशन ये है। हाँ, कई जगह पर आपको ऐसे दिखा देते हैं। एक्चुअल में मैं गलत किसी को भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वहां पे ना आर कैसे भी करके सही तो कर ही देंगे। ये अगर जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये, और यहाँ पे जो कांस्टेंट यहाँ की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/r, वो आएगी 1/r, जहाँ पे 1/r आपका एक कांस्टेंट यहाँ पे डालोगे तो बेसिकली रेजिस्टेंस। देखो कांस्टेंट तो अभी वही आ रहा है, लेकिन बताने के तरीके में अंतर है। एक्चुअल में करंट तब आता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, नहीं। मेरी बात को ध्यान समझना, जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ मैं वो ये बताना चाह रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट चल रहा है, करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना। ये तो गलती कर देते हैं। द करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, ये बात ठीक है। तो इसको हटाएंगे तो हमारे पास बात तो वही है, v इज इक्वल टू आई आर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत लिखने को, यहाँ पे ये चीज उसमें कोई अंतर नहीं है, वैल्यू सेम आएगी, बट जो आपको एक्चुअल है वो पता होना चाहिए, राइट। वेल, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है ये। अब इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साइन को हटा के हमारे पास जो कांस्टेंट आया, इस r को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। r को क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। अब यहाँ पर जो I है ये करंट है, जो V है हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। जो V है वो क्या है मेरे पास? पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, और I क्या है मेरे पास? करंट है। अब मैं आप लोगों से यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान सुनना बेटा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं V को बढ़ा दूंगा तो R पर क्या फर्क पड़ेगा, और अगर मैं I को बढ़ा दूंगा तो R पर क्या फर्क पड़ेगा। सर, क्वेश्चन के हिसाब से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के, V बढ़ाने पर R बढ़ेगा। नहीं बेटा, ये गलत है। R एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू V और I पे डिपेंड नहीं कर रही थी। R की वैल्यू V और I पे डिपेंड करती है। V और I आपस में R पर डिपेंड कर, सॉरी, V और I आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन R की वैल्यू ना तो V पर डिपेंड करेगी ना ही I पर डिपेंड करेगी। कहीं कह दो कि सर R इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू V बाय R, इनवर्सली करंट बढ़ाएंगे R घटेगा, नहीं, ये भी गलत है। R तो एक कांस्टेंट है ना, तो जो R कांस्टेंट वैल्यू इस वैल्यू में आई है बेटा, इस बात का मतलब है कि आप चाहे V बढ़ा दो चाहे आप I बढ़ा दो, आपके R पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन इस R पर कुछ तो फैक्टर होंगे जो इसको अफेक्ट करेंगे। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस? अब ऐसे समझो, मेरी बात को ध्यान सुनना। मान के चलो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, मेरा समझाने का तरीका एक ही है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। मान के चलो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और तुम्हें मिलने उसके घर पे जाना है, तुम्हें मिलने उसके घर पे जाना है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड, अरे जैसे दो छोटी है भाई, अपने जैसी कहानी मेरी एक ही है और आज छोटी भी नहीं बना रहे। खैर, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है गर्लफ्रेंड से बात करने में, वो किसकी वजह से आती है? पापा की वजह से, घर वाले होते हैं, पापा या भाई की वजह से। एक्सपीरियंस नहीं काफी है ना, सही कह रहे हो बच्चे। तो कुल मिला के अगर आपके पास ये लेंथ है, समझ रहे हो, तो यहाँ पर पापा मिलेंगे तो बेटा पारी नहीं कर पाओगे, पारी नहीं कर पाएंगे ना कुल मिला के, ठीक है। फिर एक काम करता हूँ, ध्यान सुनना, फिर एक काम करता हूँ, मैं घर का डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ कि दूसरी वाली बंदी पढ़ा दी मैंने, वो बहुत दूर रहती है, थोड़ी सी वो दूर रहती है। आप बेटा जितना दूर जाओगे, चलो पापा तुमने ऑफिस से निपटा दिए, लेकिन जो भैया खड़ा होगा वो, अब तो और दिक्कतें आ गई। इतना लेंथ जितनी बढ़ती जा रही है उतना तुम्हें गर्लफ्रेंड से मिलने में दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। तो मतलब यानी कि तुम्हारी जो रुकावट है वो तब तक बढ़ेगी, तुम्हारी लेंथ बढ़ेगी। तो कुल मिला के यहाँ पर भी ये कहना चाह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतना ही जो है हमारे पास रेजिस्टेंस ही बढ़ता जाएगा। लेकिन एक काम कर देते हैं, अब सुनो, अब क्या है, इस घर के रास्ते तक मैं जो है ये
जाने का रास्ता बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब तुम जा रहे थे इधर से, तो पापा मिल जाएंगे, लेकिन जब इधर से जाओगे तो कोई मिलेगा ही नहीं। तुमने एरिया बढ़ा दिया ना, पापा लंबे थोड़ी हो रहे हैं, पापा तो नहीं रहेंगे, जगह तुम्हें जाना है। अबे कॉन्सेप्ट समझो ना, तुम्हें पापा लंबे करने, पापा लंबे है, पापा का पता नहीं क्या है, तुम ही कह रहे हो, मुझे थोड़ी पता है, मैंने कुछ कहा, वही कह रहा है पापा लंबे। इसके मुंह में पानी आ रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। इधर देखो, अबे इधर देखो भाई, वो उसके बातों पे ध्यान मत दी बेटा, वो ऐसा ही थोड़ा मजाक करता है। अच्छा इधर देख ले वापस, हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया, इधर आ जाओ। तो एरिया बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया ना, क्योंकि भैया इसे यहाँ से चला जाएगा। अच्छा पापा ने बोला बेटा सुन, मैंने देखा है कि हमारी बेटी पे अटैक होने वाला है, और तू एक काम कर, किसका बाप है? जिसका भी है सुन तो ले। अब ये कहेगा, अब ये अरे अटैक मतलब वही बंदा जाने वाला है उस पे, ये कहेगा कि एक काम का मैंने देखा है ऊपर से क्या है, अभी उससे तो पास हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, आ जा बेटा तेरे को मैं देखूंगा। अभी ऊपर से गया तो नीचे से गायब हो गया, ये कहा अच्छा ये बात ये लो, तो नीचे चला गया, तो क्या एरिया बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है ना। तो आप कह सकते हो कि जो आपका रेजिस्टेंस है ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो आपका रेजिस्टेंस है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इन इक्वेशन कंबाइन करोगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ऐसे आ जाएगा। और बेटा इसका एक कांस्टेंट आया होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो आएगा रो L बाई A, जहाँ पर रो की वैल्यू क्या है हमारे पास, रेजिस्टिविटी। बेटा याद रखना ये जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म है ना V इज इक्वल टू IR, ये ओम की ये स्केलर फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ है। ये क्या है, स्केलर फॉर्म ऑफ ओम लॉ, ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म देखते हैं कैसे कर रहे हैं, देख पहले इतना बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई ना, यहाँ तो सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, क्या होती है, ओम, ठीक है, ओम। अब ये जो ओम है ये रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट देखते हैं, अभी देख लेते हैं। देखो रेजिस्टिविटी भी एक कांस्टेंट की तरह है, तो लेंथ और एरिया के चेंज करने पर क्या रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क पड़ेगा, आप कहोगे नहीं सर, जिस तरीके से V और I के चेंज करने पर R पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसी तरीके से हमारे पास L और A को चेंज करने पर रेजिस्टिविटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे रेजिस्टिविटी पर फर्क पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी पर फर्क पड़ेगा बेटा, एक तो टेम्परेचर का, वो हम लोग अगली क्लास में डील करेंगे, और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल। ये बात तो बिल्कुल सच है। नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब है, सपोज करो आपके पास एक तार है, अब उसकी रेजिस्टिविटी यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस तार को आप दूसरे तार से कंपेयर करोगे तो दो तार अलग अलग हो गए ना, अब उनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि वो मटेरियल ही बदल गया ना बेटा। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड कर रही है, और टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करती है ये हम लोग आगे देखेंगे, अभी तो नहीं देख पाएंगे। बट पहले ये चीज बताओ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी क्लियर है। अब रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, आइए इसको देख लेते हैं। बेटा रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी, देखो रो इज इक्वल्स टू R इंटू A बाय L, ये हो जाएगा। फिर रेजिस्टिविटी निकालनी है तो आपके लिए, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ओम मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, तो बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, राइट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर नहीं है। तो ये जो आपके पास पहली है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास चेंज इन रेजिस्टेंस, किसका है, यहाँ तक कुछ, अच्छा एक चीज़ रेडी। अब सुनो, इसने बोला है रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। वैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। जिस तरीके से रेजिस्टेंस किसी भी करंट को बहने से रोकता है, कंडक्टेंस उस चीज को फ्लो करने में मदद करता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो इसकी जो कंडक्टिविटी आएगी तो 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L बाय RA, और जिसको आप क्या कहते हो सिग्मा, यानी कि सिग्मा कंडक्टिविटी है। इसका यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर, ऐसा हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को मोह भी बोलते हैं, MHO मोह, OHM ओम होता है ना, तो उसका उल्टा कर दो MHO मोह, ठीक है। सब मोह माया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ दो, कहने का मतलब है पढ़ लो। देखो ये भी समझाना चाह रहा है,
कि पढ़ लो। अभी यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब आपके पास जो अगला टॉपिक है वो है चेंज इन रेजिस्टेंस। क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस। इसको हटा दो बेटा। चेंज इन रेजिस्टेंस का टॉपिक बड़ा प्यारा है। चेंज इन रेजिस्टेंस का टॉपिक बड़ा ही प्यारा है। कैसे प्यारा है आइए समझते हैं। देखो, मैं आपसे अगर एक बात पूछता हूँ तो दिमाग लगाना बस एक चीज। अगर मैं एक तार है उसको मैं यहाँ पे खींच देता हूँ, एक तार है उसको अगर मैंने खींच दिया तो तार का लेंथ चेंज होगा, मान लिया। तार का एरिया चेंज होगा, मान लिया। लेकिन तार की वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगी। किसी भी वायर के खींचने पर क्या उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? आंसर इज नो। वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप लोगों को बस एक चीज याद रखनी है कि आपको आपका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट करके क्वेश्चन को निकालना है। मैं पहले बता रहा हूं चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हेडिंग है आपके पास? चेंज इन रेजिस्टेंस। जो मेरी बुक में अगली हेडिंग है वो है चेंज इन रेजिस्टेंस नाम की हेडिंग। और इसमें 2-3 केस बताए। पहला केस कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज। ठीक है, क्या बोला है? इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज। ठीक है, मुझे बस एक चीज याद रखनी है कि मेरे को वॉल्यूम क्या करना है बेटा? अपना कांस्टेंट करना है। क्या करना है मेरे को? अपना वॉल्यूम बेटा कांस्टेंट करना है। और अगर मैं अपना वॉल्यूम कांस्टेंट करता हूं तो मुझे पता था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था A के। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था A। अब यहां पर मैं करता हूं मल्टीप्लाई बाय L और डिवाइड बाय L। क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई बाय L और डिवाइड बाय L। तो ठीक है, ये तो बन जाएगा वॉल्यूम। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाय V। अब V तो कांस्टेंट है, V तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अगर V कांस्टेंट है तो इसे सिंपली आ सकता है कि R प्रोपोर्शनल है L स्क्वायर। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन लेंथ, अगर लेंथ ऑफ वायर आप इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। कितने टाइम्स बढ़ता है? L के स्क्वायर के। यानी कि आप लिख सकते हो R1 अपॉन R2। देखो R1 अपॉन R2 लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा? L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है। दूसरा है इफ द एरिया ऑफ वायर इज इंक्रीज। केस दूसरे नहीं, इफ द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज चेंज। क्या चेंज किया है सेकंड केस में? इफ द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज चेंज। यानी कि आपने इस बार क्या चेंज कर दिया है? रेडियस चेंज कर दिया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना रेडियस चेंज किया। अगर एरिया बोलेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे और रेडियस बोलेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को बिल्कुल दिमाग में लगा लेना है। हमें कांस्टेंट क्या रखना है? वॉल्यूम। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला आता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L बाय A के। वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है और एरिया का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं इस बार कर देता हूं इनटू A और डिवाइड बाय A कर सकता हूं क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू बन रहेगी तो कोई चेंज तो है नहीं। तो इस बार आ जाएगा आपके पास R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V बाय A स्क्वायर के। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V बाय A स्क्वायर के। तो R जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा मेरे पास 1 बाय A स्क्वायर, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। लेकिन रुको, अभी भी हम लोग एरिया पे तो गए, हमें पहुंचना कहाँ था? रेडियस पर। और एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर। यानी कि A स्क्वायर के अंदर जो R आएगा उसका भी स्क्वायर होगा। इसलिए आप लोग जो लिखोगे वो लिख तो ऐसे देना R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 का स्क्वायर। लेकिन ये भी तो गलत है। गलत नहीं है, सही है, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी टर्म्स में चाहिए? रेडियस की टर्म्स में। तो आप लिखोगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है R2 की पावर 4 अपॉन R1 की पावर, क्योंकि एरिया भी तो पाई R स्क्वायर है। आप समझ रहे हो मैंने क्या किया है? इसको देखो, पाई तो कांस्टेंट है, R स्क्वायर का स्क्वायर ये किया। एरिया की जगह पाई R स्क्वायर लिख दिया और एक स्क्वायर पहले से। तो R के साथ अगर रेडियस चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा? इनवर्सली, वो भी 4th पावर के साथ। इनवर्सली वो भी 4th पावर के साथ। लेंथ पे कैसे कर रहा था काम? डायरेक्टली वो भी स्क्वायर के साथ। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज आप लोगों से पूछी जाती है कि भैया रेडियस पे कैसे काम करता है और लेंथ पर कैसे काम करता है। यहाँ तक किसी बच्चे को आंतरिक, तांत्रिक, मानसिक किसी प्रकार की समस्या है तो बताओ, वरना फिर हम आगे चलते हैं
इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज। हाँ यहाँ पे ये चीज है, R2 फाइनल रेडियस है, L2 फाइनल लेंथ है, L1 इनिशियल लेंथ है, R2 फाइनल है, R1 इनिशियल है। यार अब ये तो बच्चों वाली बात है, अब किताब में देख के बता देगी फाइनल इनिशियल, मैं फाइनल इनिशियल को नहीं लिखवा रहा, प्लीज आगे चलें। ठीक है, अब जो मेरे पास अगला टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ वायर। इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज, हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं परसेंटेज चेंज वाले को टॉपिक से, और जिसको हम लोग उठाकर भी देखने वाले हैं। तो जो अगली हेडिंग है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज। किसका है, इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज। बेटा मैं वैसे आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा सकता था, लेकिन अगेन वही, जब तक आप लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आपसे इन क्वेश्चन को करने में हो सकता है एक दो जो जेई एडवांस के क्वेश्चन है उनमें दिक्कत आ जाए, क्योंकि वो फिर बीच वाले डेरिवेशन के बीच का पार्ट है ना, उससे क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, फिर बच्चे वहीं फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं एक एक स्टेप करवा रहा हूँ, जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आए वहाँ पे आप प्लीज पूछ लें, ठीक है। मैंने कहा इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, यानी कि बेटा ध्यान से सुनो जरा, अगर इनिशियली मैं एक वायर लेता हूँ और उस वायर की लेंथ, लेट इनिशियली द लेंथ ऑफ वायर बी एल। क्या है मेरे पास इनिशियली लेंथ, मेरे पास वायर की एल है, राइट। अब मैंने कहा मैंने उसकी लेंथ को चेंज कर दिया बाय x%। कितने से चेंज कर दिया बेटा मैंने उसे, बाय x%। अब इफ द लेंथ ऑफ वायर इज चेंज बाय x%, अब मेरे को ये बताओ x% किसका चेंज होगा, पहले वाली लेंथ का ही तो चेंज होगा ना, यानी कि x% चेंज हुआ है वो हमारे पास x% ऑफ L का ही चेंज हुआ है, राइट। यानी कि जो मेरे पास L डैश यानी कि जो नई लेंथ बनी है वो यही तो बनेगी, x% ऑफ L ही तो बनेगी बेटा। L तो मेरे पास ओरिजिनल वायर की लेंथ थी, जो हाँ वो कर बाद में करूँगा, लेकिन अभी तो मेरे को नहीं पता, अभी तो मेरे पास कहानी यही है कि जो चेंज हुआ वो तो कर दूंगा प्लस, उसकी टेंशन ना ले। बट मैं अभी तो ये बताना चाह रहा हूँ आपको, परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो होती है हमेशा पुराने वाले वायर के रेस्पेक्ट में ली जाएगी, चाहे x% बढ़े या घटे, हमें हमेशा किसके रेस्पेक्ट में लेनी है बेटा, पुराने वाले वायर के रेस्पेक्ट में। मैं तुम्हें इतना बताना चाह रहा हूँ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो L डैश आएगा वो इसी में होगा, अगर नेट L डैश आएगा, नेट, चलो इसको L डबल डैश करते हैं, नेट L डैश मतलब जो खींचने का चेंज है वो क्या होगा, पुरानी लेंथ जो L थी प्लस x बाय 100 इंटू L। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई भाई, x क्या है, x क्या है, परसेंटेज चेंज हमारे पास है, राइट। अब आपसे पूछेगा लेट्स से इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ बोल रहा है, फिर मैं आपके पास बताऊंगा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस उसको लेते हैं, बट पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ, R2 बाय R1 की वैल्यू निकालता हूँ, इसके लिए निकालता हूँ R2 बाय R1। तो R2 के लिए जो लेंथ होगी वो नई वाली लेंथ होगी, और R1 के लिए लेंथ कौन सी होगी, एल ही रहेगी। और आपको पता था R2 बाय R1 हमारे पास कुछ ऐसा आया था, इसका स्क्वायर अपॉन में L2 अपॉन L1 का स्क्वायर ही मिटा दिया मैंने यहाँ से, R यही तो आया था, याद है, R2 बाय R1 इज इक्वल्स टू L2 बाय L1 का स्क्वायर, ऐसे आया था ना बेटा, क्लियर है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आया था लेंथ पे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, सारी चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से यहाँ पर कह देता हूँ सिंपल सी बात, इसमें से मैं L स्क्वायर कॉमन ले लूँ, यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे भी कॉमन आएगा, ठीक है। तो आप कह दोगे सर अगर आप L स्क्वायर कॉमन लेते तो 1 प्लस x बाय 100 इसकी पावर 2 अपॉन में L स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आएगी, R2 बाय R1 की वैल्यू आएगी, राइट। L स्क्वायर से L स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो ये 1 प्लस x स्क्वायर बाय 100 बचेगा, राइट। यहाँ तो समझ आएगा, ये R2 बाय R1 की वैल्यू है। लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, यानी कि परसेंटेज चेंज, या ऐसा करते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना चेंज आएगा, अब जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना चेंज आएगा मुझे तो ये बताना है, मुझे ये बताना है, ठीक है। तो मेरे पास चेंज आता है, वैसा आता है R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, यही वैल्यू तो होती है किसी भी चीज का, अगर परसेंटेज चेंज निकालना है, चेंज निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। थर्ड क्लास से परसेंटेज पढ़ते आ रहे हो, ये तो करते हैं उसमें, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं,
इसको अलग अलग लिखता हूँ मैं, R2 बाय R1 ऐसे लिख सकता हूँ इसे, R2 बाय R1 माइनस 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि R1 बाय R1 1 हो जाएगा, तो R2 बाय R1 है। यानी कि जो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 बाय R1 माइनस 1। ये किसकी वैल्यू, ऐसे लिख दूं इसको, डेल्टा R बाय R1 की वैल्यू। R2 माइनस R1 को डेल्टा R लिख दिया मैंने, जैसे Q2 माइनस Q1 को डेल्टा Q लिखा था, यहाँ पे वो वैल्यू। यहाँ से तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। R2 बाय R1 की वैल्यू क्या है बेटा, R2 बाय R1 की वैल्यू 1 प्लस x बाय 100 का होल स्क्वायर है ना, इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस x बाय 100 का होल स्क्वायर, और ये बचा माइनस। यहाँ तो सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो जरा मेरी बात, अगर आपके पास परसेंटेज चेंज लेस देन 5% रहता है, अगर आपके पास जो परसेंटेज बहुत ही कम खींचा 5% रहता है, तो ये इसमें आपके पास ये वैल्यू बहुत ही कम आएगी। एक तो x परसेंटेज में आएगा, 0.100 करोगे तो भी दिक्कत ही आएगी। तो अगर ये वैल्यू रहती है तो आप इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाकर 2x बाय 100 लिख सकते हैं, 2x बाय 100 लिख सकते हैं ना, तो यानी कि 2% सीधा लिख सकते हो आप अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इसको खोलोगे तो 1 माइनस 1 तो कट जाएगा है ना, और इसे 2x बाय 100 पता है ना, बाइनोमियल थ्योरम में इसे मल्टीप्लाई होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2% आ गया, 2x बाय 100 मतलब 2% मैंने लिख दिया। तो यानी कि आपके पास डेल्टा R बाय R1 इज अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा चेंज इसका, 2% ऑफ किसका, चेंज इन लेंथ, 2% ऑफ x आया है ना, 2% ऑफ x, x बाय 100 मतलब क्या है, 2% ऑफ x है। तो जो भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें हमारे पास क्या होंगे, छोटी वैल्यूज होंगी, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, डायरेक्टली हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास छोटी वैल्यूज होंगी 5% से कम वाली, उसमें हम लोग रेजिस्टेंस में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपका एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर जो बाकी के क्वेश्चन है इस टॉपिक के हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन, या क्वेश्चन सारे अगली क्लास में कराऊँ, अगली में। ये क्लियर है, थ्योरी पोर्शन सारा क्लियर है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक दो न्यूमेरिकल बस शुरू के टॉपिक से कराए थे, अभी इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स पूरे दबा के हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी है वैसे तो, टॉपिक भी अच्छा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।